हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के, जो कि आपको टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अन्य भी आप एग्जाम्स दे सकते हैं यदि आप इन सभी कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं हिंदी का। यदि आप इन कॉन्सेप्टों को सीख जाते हैं तो हिंदी में आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। और टीचिंग एग्जाम्स के बारे में बात करें तो बहुत ही साधारण आपको हिंदी पूछी जाती है और आसानी से आप यदि यूपी टेट के बारे में बात करें तो 30 में 30 आप ला सकते हैं। सीटेट का भी बात करें तो उसमें भी आप स्कोरिंग पूरा का पूरा आप कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और इसमें टोटल आपको 30 क्लास होने वाली है, ठीक है ना। टोटल मैं आपको 30 क्लास दूंगा। यदि आप 30 क्लास पूरा अटेंड कर लेते हैं, छोटे छोटे वीडियो होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, 15-20 मिनट के आपको वीडियो होंगे और छोटे छोटे पार्ट में करके मैं आपको 30 पार्ट बना करके दूंगा। और यदि उन्हें आप कर लेते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया स्कोरिंग कर पाएंगे, वो भी बेसिक से हिंदी। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे। प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे तो आपको अच्छी तरह से सभी चीज़ कन्फ्यूजन जो भी होगी वो आपको दूर हो जाएगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको टोटल 30 क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हम लोग वर्ण से लेकर के एग्जाम के अंतिम रण तक के बारे में बात करेंगे, वहाँ तक आप लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की माला। वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों की माला, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको टोटल जो आपको हिंदी होने वाला है, इसमें आपको टोटल 30 क्लास होने वाला है। और यदि आप ये टोटल आप 30 क्लास देख लेते हैं ना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। आपको हर प्रश्न आप आसानी से हिंदी के बना सकते हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला, वर्णों की माला। यहाँ पर वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अक्षर क्या है और वर्ण क्या है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि अक्षर और वर्ण क्या है, इसको जानने में, ठीक है ना। तो अक्षर, वर्ण और एक होती है ध्वनि, ठीक है ना। एक आपको होती है ध्वनि। ये तीनों क्या है, इसके बारे में आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। इसको सीख लीजिए कि अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ण और ध्वनि के बारे में बात करें तो दोनों समान है। दोनों क्या है, समान है, एक ही है। इनमें आपको कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इनमें आपको कोई अंतर नहीं है, एक ही है। दोनों के दोनों आपको एक ही है, एक ही है आपको दोनों के दोनों, वर्ण और ध्वनि, ठीक है ना। ये क्या है, वर्ण और ध्वनि किसी भी शब्द के, ठीक है ना, किसी भी शब्द क्या है, मूल है। किसी भी शब्द के मूल है। अब इन्हें आप तोड़ नहीं सकते। वर्ण वो छोटी सी छोटी इकाई है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन यदि अक्षर के बारे में बात करें तो अक्षर क्या है, ये मूल इकाई नहीं है। ये मूल इकाई नहीं है। मान लीजिए यहीं पर हम लोग बात करते हैं क क्या, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क का। क किससे मिलकर के बना हुआ है, क भी मिलकर के बना हुआ है। क क क कहने का अर्थ क्या है, क अर्थात उसमें अ भी आ रहा है। अर्थात यहाँ पे ये क्या है, ये आपका अर्ध क है और इसमें आपको अ मिलकर के बना हुआ है क अ। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग हलंत कहेंगे। हलंत ही इसका क्यों नाम है, इसका जो नाम है ये हलंत ही क्यों नाम है इसका। हल, हल कहने का अर्थ क्या है, जो पहले जुताई होता है, ठीक है ना। बैलों में इस तरह से हल आपको लगा होता था और इसी से बैल आगे बढ़ते थे और यहाँ पे जुताया था। तो हल का अंत जो बिंदु होता है जो कि मिट्टी में जाता है, वह उसी की तरह का ये भी आपको होता है, इसलिए इसका नाम है आपका हलंत, ठीक है ना। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये क और अ मिल करके बने हैं क्या, क अर्थात क हलंत। क कहने का अर्थ क्या है, क हलंत में अ, क क, ठीक है। तो ये आपको मिलकर के बनता है क। उसी तरह से अब यहाँ पर इस बारे में बात करें कि क क्या है और अ क्या है। तो क वर्ण है और अ भी क्या है, वर्ण है। क भी वर्ण है और अ भी वर्ण है। उसी तरह से यदि हम लोग बात करें ख के बारे में तो ख भी क्या है, जितने भी आपको व्यंजन है सभी के सभी क्या हैं, आपको अ से ही बने हुए हैं। उसमें अ आपको है, उन्हें जब आप तोड़िएगा तो वो आपको व्यंजन मिलेंगे। तो ये ख हलंत हुआ और इसमें आएगा अ। तो क्या हुआ ये आपका ख। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से ग के बारे में भी यदि आप बात करें तो वो भी यही बात है, ठीक है ना। ग हलंत और आपका इसमें अ आने वाला है। तो अ सभी व्यंजनों में है, अ से अलग कोई भी व्यंजन नहीं है। और ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपके वर्ण कहलाएंगे। ग और अ क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। और इसके बारे में बात करें तो ये आपका अक्षर कहलाएगा। ये आपका यहाँ पर अक्षर कहलाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अब उसी तरह से यदि यहीं पे एक छ के बारे में बात करें, ये छ जो ये आपका छ है, ये क्या है, ये जो छ है ये आपका अक्षर है, लेकिन ये आपको वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें कौन सा वर्ण मिला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क है, ठीक है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर
स मिलकर के बना हुआ है, ये आपका छ, ये क और स मिलकर के आपका बना हुआ है छ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप यदि इसे विच्छेद करते हैं तो ये स भी आपको टूटेगा, तो ये आपको स हलंत और अ आपका हो जाएगा, ठीक है ना, छ, ठीक है। यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तब, यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तब, यदि आपका इसका वर्ण विच्छेद नहीं करते हैं, सिर्फ आप अक्षर का विच्छेद करते हैं तो क और स रहेगा, अ इसमें नहीं रहेगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो, अर्थात विनाश न हो। तो किसका कभी क्षरण नहीं होता है? ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पर्याय भी माना जाता है कि अक्षर है, ठीक है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका कभी क्षरण न हो वो होते हैं अक्षर। अक्षर क्या है? वह मूल ध्वनि है जो एक ही आघात में बोली जाती है। अक्षर क्या होती है? वह मूल ध्वनि होती है जो एक ही आघात में बोली जाए। कहने का अर्थ क्या है? क, एक ही आघात में आपने इसे बोल दिया। यदि कौवा के बारे में बात करें तो इसमें आघात अधिक पड़ रहे हैं, एक बार में आघात में कौवा नहीं बोला जा रहा है, तो कौवा क्या है? शब्द हो गया। तो यहाँ पर यदि अक्षर के बारे में बात करें तो अक्षर क्या होता है? एक ही आघात में, अर्थात एक ही बार में आपको बोले जाएं वो क्या होते हैं? अक्षर कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ये सभी क्या हैं? अक्षर हैं, एक ही आघात में आपको बोले जाते हैं। तो ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होते हैं? एक ही आघात में बोले जाते हैं। यदि यहीं पर वर्ण के बारे में बात करें तो वर्ण क्या होती है? वह मूल से मूल इकाई होती है, वह मूल इकाई होती है जिसे आप नहीं तोड़ सकते, जिसे आप क्या और भी नहीं तोड़ सकते। अक्षर को तो आपने तोड़ा, अक्षर को क्या किया? आपने वर्णों में तोड़ा, लेकिन अब वर्ण को आप नहीं तोड़ सकते। क्या कोई कन्फ्यूजन है? यहाँ तक आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखिए ये आपके प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि इनका वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है ना, इनका वर्ण विच्छेद कीजिए। तो आप इनका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे कलम है, कलम का आपको वर्ण विच्छेद करना है, कैसे आप कलम का वर्ण विच्छेद कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलम कहने का अर्थ क्या है? इनका यदि अक्षर का विच्छेद किया जाए तो क है, ल है और आपका म है, ये मिल करके आपको बना हुआ है कलम, ठीक है ना। ये आपका अक्षर का विच्छेद है। करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। क हो गया, क हलंत और अ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद म आएगा तो म हलंत और अ हो जाएगा, ठीक है ना। क, म नहीं बल्कि आपका ल आएगा, कमल नहीं कलम है, ठीक है ना। यहाँ पर ल आएगा तो ल आएगा और अ आएगा। ल कहने का अर्थ क्या है कि ल हलंत और धन आपका अ आएगा। जितने भी आपको व्यंजन है सब में आपको अ आने वाला है। उसी तरह से यदि बात की जाए म में तो म आएगा और पुनः क्या आएगा? इसमें आपका अ आएगा और यहाँ पर कलम बना। क, 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 ल, अ, ल, म, अ, म, ये इनका वर्ण विच्छेद है। ये क्या है? इनका वर्ण विच्छेद है। लेकिन यहीं पर अक्षर के विच्छेद के बारे में बात करें तो क, धन, ल, धन, म, ये क्या है? इनके अक्षरों का विच्छेद है। लेकिन यहाँ वर्णों के विच्छेद में आपसे पूछा जाता है कि वर्णों का विच्छेद बताइए, तो क, अ, ल, अ, म, अ, कलम। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर इसके से विच्छेद के बारे में बात करें, आ और म, आम, आ और म, आम। तो ये क्या हुआ? आ और अ कर, आ और म कर दीजिएगा, आ और म कर दीजिएगा तो ये आम होता है। तो ये अक्षरों का विच्छेद हुआ। लेकिन इनके वर्णों का विच्छेद यदि आप करते हैं तो क्या होने वाला है? आ होने वाला है, म होने वाला है, अर्थात म हलंत, ठीक है ना। म होने का अर्थ क्या है कि म हलंत, ठीक है। और यहाँ पर म और अ भी आपको आएगा साथ साथ, क्योंकि जब भी आपको व्यंजन वर्णों के बारे में बात किया जाए तो जब भी उनका आप विच्छेद कीजिएगा, वर्णों का विच्छेद कीजिएगा तो आपको अ आना ही है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से यहाँ बात की जाए कि आप लहसुन का वर्ण विच्छेद कीजिए, लहसुन का, तो ल क्या है? अपने आप में पूरा अक्षर है, तो ल भी आपको टूटेगा वर्णों में। तो कैसे टूटेगा? ल और अ में टूटेगा, ठीक है ना। ल हलंत और अ में टूटेगा। उसी तरह से ह के बारे में बात करें तो ह भी क्या टूटने वाला है? ह हलंत और अ में टूटने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? उसी तरह से स वाले बात करें तो स में उ भी है, ठीक है ना। तो स क्या है? आपको उ भी है, तो ये आपका स हलंत है, ठीक है। और उ के बारे में बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उ ये छोटा वाला उ है। यदि इस तरह से होता तो आपका बड़ा वाला उ होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? आपको छोटा वाला उ है, तो ये आपका छोटा वाला उ। यहाँ पर जो है ना, ये जो स है ना, यहाँ हर जगह अ होता था, हर जगह क्या होता था? ह में अ है। लेकिन अब ये सु में अ नहीं है, उ है। क्या है? उ है। यहाँ पर उ भी कौन सा है? छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं है, छोटा वाला, ठीक है ना, जिसका उच्चारण तुरंत हो जाता है उ। एक ठो बड़ा उ होता है उ, जिसका उच्चारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला उ हो जाएगा, कोई दिक्कत है? और उसके बाद आपका यहाँ पर न है, तो न भी क्या है? न और अ से बना हुआ है, अर्थात न हलंत और अ से मिल करके आपका
न हो गया। तो इस तरह से आप ल, अ, ह, अ, स, उ, न, अ। कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यदि इनका आपको वर्ण विच्छेद करना है तो अब आप आसानी से वर्णों का विच्छेद कर लेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर बात किया जाए कि भक्त का वर्ण विच्छेद कीजिए, कि भक्त का वर्ण विच्छेद इसमें क्या होने वाला है, भक्त का वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर यदि इनके अक्षर के विच्छेद के बारे में बात करें, अक्षर का विच्छेद, तो भ और त होता है भक्त का अक्षर का विच्छेद, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इनके वर्णों के विच्छेद के बारे में बात करें कि वर्ण विच्छेद इसमें क्या होंगे, तो भ होता है, ठीक है ना, भ हलंत, अर्थात उसके बाद क्या आएगा, त, ठीक है ना। आधा क है उसके बाद त है, आधा क है उसके बाद त है, अर्थात क हलंत और यहाँ पर आपका त हलंत और अ। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो आप आसानी से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। उधर से कैमरा के बारे में बात करें कि आप कैमरा का वर्ण विच्छेद कीजिए, इसका भी आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। कैमरा, इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सु में क्या था, उ की मात्रा था, यहाँ पर कै में क्या है, ए की मात्रा नहीं, ए की मात्रा है, तो यहाँ पर ए का मात्रा रहेगा। कहने का अर्थ क्या है, ये क है हो जाएगा, क हलंत, ठीक है। क कैसे बोला था, क अ, तक क हो गया, उसके बाद ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है, कै, कै क्या है, यहाँ पर क अ यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट क के साथ ए है ना, तो क ए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखने वाले हम लोग, क ए। ऐसा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, कै, तो क ए, ठीक है ना। यहाँ पर क ए हो गया, कै। अब म रा, तो म में म अ, म अ, तो ये हो गया म, और यहाँ हो गया आपका अ, अर्थात म अ कहने का अर्थ कि म हलंत और अ। रा, र में क्या है, रा में क्या है, र आ, र आ, र आ, तो यहाँ पर र है और यहाँ पर धन आ हो गया। कोई दिक्कत है? यहाँ पर र आ कहने का अर्थ क्या है कि र हलंत और आ, तो कैमरा का आपका विच्छेद हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बात करेगा तो आप आसानी से आप वर्णों का विच्छेद कर सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। अब चलिए इसमें आगे कुछ और चीज़ों को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। यदि अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर खींच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अक्षर के बारे में बात करें तो अक्षर क्या होती है, वह ध्वनि होती है जिसे एक ही आघात में बोला जाता है, वह ध्वनि होती है जिसे एक ही आघात में बोला जाता है। कहने का अर्थ क्या है, क, ख, ये सब क्या है, एक ही आघात में बोली जाने वाली है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अक्षर कहते हैं। वर्णों के बारे में बात करें तो वर्ण के बारे में आप जान गए कि वर्ण क्या होती है, वह मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े हम लोग न कर सकें, और अक्षर क्या होती है जिसे हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, जिसे क्या होता है, टुकड़ा कर सकते हैं, और जो एक ही आघात में आपको बोली जाती है। ये सबसे छोटी सी छोटी इकाई है, भाषा की जो है छोटी से छोटी इकाई आपको यहाँ पर होने वाला है वर्ण। कोई दिक्कत है? मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, वर्ण के बारे में तो आप सीख ही गए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि वर्ण किसे कहते हैं। वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब वर्णों के प्रकार की ओर चलते हैं कि वर्णों के प्रकार कितने हैं, ठीक है ना। तो वर्ण आपके होते हैं 3 प्रकार के। वर्ण जो होते हैं ना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये वर्ण है आपके 3 प्रकार के। कौन कौन है? स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं और अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह होते हैं, ये आपको 3 तरह के वर्ण होते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और अयोग वाह किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है, ठीक है ना। तो स्वर वर्ण वो कहते हैं, वो कहे जाते हैं जिनको बोलने में किसी की सहायता न पड़ती हो, जिनके बोलने में किसी की सहायता न पड़े, ठीक है ना। जिनको बोलने में या फिर जिन्हें बोलने में जो भी लिखे, ठीक है ना, जिनको बोलने या फिर उच्चारण जो भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। बोलने में किसी की सहायता न पड़े, किसी की सहायता न पड़े, किसी की सहायता न पड़े, सहायता न पड़े। कहने क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। सीधा सीधा यही लिख लीजिए कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है ना। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। छोड़े, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यदि हम लोग व्यंजन के बारे में बात करें कि व्यंजन किसे कहेंगे, व्यंजन किसे कहेंगे, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, की सहायता से बोले जाते हैं, बोले
जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे क, जैसे मान लीजिए कि क के ही बारे में बात करें तो क अ क्या है, स्वर है, और अ यहाँ पर क्या है, स्वर है। तो ये आपको क अ अर्थात जो क भी बोला जाता है तो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वरों की क्या है, सहायता से ही आपको बोले जाने वाले हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं वो हमेशा स्वरों के सहायता से ही बोले जाते हैं। बिना स्वरों के सहायता से आप कोई भी व्यंजन नहीं बोल सकते। उसी तरह से आपको पता चल गया कि ये आपको व्यंजन क्या होने वाले हैं, जो कि आपको स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। लेकिन स्वर के बारे में बात करें जो कि स्वच्छंद रूप से बोले जाते हैं, अ आ ई ए ये सभी क्या है, अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये कहलाते हैं आपका स्वर। यदि स्वरों के बारे में बात करें तो स्वर कितने होते हैं, स्वर टोटल आपका 11 होने वाले हैं स्वर, अ आ ई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अ आ ई अर्थात ध्यान दीजिए अ आ ई उ री ए ओ औ, ये सभी क्या है आपका यहाँ पर, ये सभी के सभी आपको स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है, 11 होने वाले, इनकी संख्या आपको 11 होने वाले। लेकिन लिखने के आधार पर इन स्वरों की संख्या 11 होती है। यदि बोलने के आधार पर बात किया जाए तो इनकी जो संख्या होने वाली है आपको 10 होने वाली है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे आपका आता है अयोगवाह। इसका यूज आपको आजकल अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसका यूज हिंदी में कहीं नहीं हो रहा है। अयोगवाह होते हैं अंग और अंग को कहा जाता है अनुस्वार, अंग को कहा जाता है अनुस्वार और अ को कहा जाता है विसर्ग। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये अयोगवाह है। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह वो हैं जो न तो स्वर हैं, अयोगवाह जो है ना, जो न तो स्वर हैं, जो न तो स्वर हैं, न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ठीक है ना, न ही व्यंजन होते हैं। अयोगवाह क्या है, जो आपको न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ये कहलाते हैं अयोगवाह। और इनकी संख्या केवल 2 ही है, इनकी संख्या केवल 2 ही है, अंग और अ। इनका अब यूज नहीं होता है, ये प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो इन्हें आप याद रखिए, न याद रखिए कोई बात नहीं है। इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि जो अंग और अ अर्थात अनुस्वार कौन सा है, इसमें बताइए। अंग दे देगा तो आप बताइएगा, या फिर अंग और अ दोनों दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि किसे अनुस्वार कहेंगे और किसे विसर्ग कहेंगे। तो ये बात आपको जानना जरूरी है कि अंग को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है, और अ को विसर्ग कहा जाता है। और यही केवल यही 2 अयोगवाह हैं और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अंग और अ कहते हैं। अब यहाँ बात की जाए कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, तो ये टोटल है 11। ये टोटल कितने हैं, 11। और ये कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही सब स्वर क्या हैं, ये लिखने के आधार पर हैं। अ आ ई अर्थात छोटी ई कहने का अर्थ है, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री ए ओ औ, ठीक है ना, ओ औ। तो ये सभी के सभी क्या हैं, स्वर हैं। यही आपको 11 स्वर हैं। इसमें अर्ध स्वर भी हैं, अर्ध स्वर भी आएंगे आगे, उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये लिखने के आधार पर टोटल 11 हैं। लेकिन यदि इनके बोलने के आधार पर बात किया जाए तो बोलने के आधार पर आपको 10 स्वर होते हैं, बोलने के आधार पर 10 स्वर होते हैं। अब कौन सा स्वर इसमें से निकल जाएगा उसको भी जान लीजिए, ठीक है। ये आपको है लिखने के आधार पर 11, बोलने के आधार पर यही स्वर आपको यहाँ पर 10 हो जाने वाले हैं। यहाँ पर जो आपको बोलने के आधार पर स्वरों के बारे में बात किया जाए और लिखने के आधार पर स्वरों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो ये री है ना, जो ये री है, ये आपको लिखने के आधार पर तो स्वर रह जाता है, लेकिन बोलने के आधार पर री आपको स्वर नहीं होता है। री क्या है, आपको स्वर नहीं आता है। क्यों नहीं ये लिखने के आधार पर स्वर में इसकी गणना होती है, इसका कारण है र। जो इसके उच्चारण में र आता है ना, और र हो जाता है व्यंजन। जो र है वो क्या है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, व्यंजन आपका यहाँ पर अक्षर है। तो इसका उच्चारण में ये आपका र आ जाने के कारण ये क्या है, लिखने के आधार पर स्वरों में से ये हट जाता है। तो लिखने का कह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, ठीक है ना, बोलने में मेरे गलत हो रहा है। लिखने के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो आपको 11 है। ये सभी के सभी स्वर आपको लिखे गए हैं। यदि बोलने के आधार पर बारे में बात की जाए तो ये आपको 10 है। ये जो री है ना, री को बोलिएगा री को बोलिएगा री, और री को बोलने में आपको उच्चारण हो जाता है र का, और र है आपका व्यंजन। इसीलिए लिखने के आधार पर बारे में बात किया जाए, यहाँ पर लिखने के आधार पर तो 11 होते हैं और बोलने के आधार पर क्या हो जाते हैं, आपको 10 हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपको हट जाता है यहाँ पर बोलने के आधार पर। क्या कोई कन्फ्यूजन है, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि बोलने में आप मुझे थोड़ा सा एक ही बात को रिपीट कर देते, मैंने पलट गया था इधर का उधर इधर का उधर, लेकिन आपको ये समझना है कि जो हम लोग लिखते हैं, लिखने को तो 11 स्वर लिखेंगे, लेकिन बोलने में ये री का
उच्चारण हम लोग करेंगे तो इसमें र आता है जो कि व्यंजन है, इसलिए क्या है आपको बोलने के आधार पर ये आपका हट जाने वाला है, री हट जाता है, तो 10 टोटल आपको स्वर बचते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। वर्ण के बारे में कोई कहे तो आप आसानी से बताएंगे कि वर्ण क्या है, वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े न किए न जा सके, अर्थात सबसे छोटी से छोटी मूल ध्वनि होती है। ध्वनि और वर्ण दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, ध्वनि और वर्ण आपके एक ही होते हैं। अब उसी तरह से यदि स्वर के बारे में बात करें तो स्वर आप जान ही गए कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ये सभी क्या हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले हैं, इसलिए क्या हुए, स्वर हुए। लेकिन यहीं पर व्यंजन के बारे में बात करें तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, कोई दिक्कत है? मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसमें च, छ, ज, ह सब में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अर्थात तो कोई ना कोई स्वर आपको आ रहा है, उनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें बोलने में, तो क्या कहलाएंगे, आपको व्यंजन कहलाएंगे। और उन्हें बोलने में क्या होती है, हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, हमेशा स्वरों की क्या होनी है, सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, आपको व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उस तरह से अब अयोगवाह के बारे में बात किया जाए तो जो तो 9 स्वर होते हैं और नहीं व्यंजन होते हैं। अयोगवाह क्या है, जो नहीं स्वर हैं और नहीं व्यंजन है, और उनकी संख्या केवल 2 ही होती हैं, और वो है अंग और अ। वो क्या है आपका अंग और अ। अंग को कहा जाता है अनुस्वार और अ को कहा जाता है विसर्ग। कोई दिक्कत है? मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये सभी की सभी बातें आपको याद हो गई होंगी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब चलिए हम लोग स्वरों के प्रकार को जान लेते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है ना, एक आपका ह्रस्व स्वर होता है और दूसरा आपका दीर्घ स्वर होता है। अब ह्रस्व स्वर कौन से हैं, अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है ना, ई नहीं, ऊ नहीं, ये छोटा ऊ है और ये छोटी ई है, अ, छोटी ई, ऊ और री, ये क्या कहलाते हैं, आपको ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। उसी तरह से दीर्घ स्वर के बारे में बात करें, और इनकी टोटल संख्या आपको होती है 4। ठीक है ना, इनकी जो टोटल संख्या होती है ये आपको 4 होती है। जो ह्रस्व स्वर होती हैं इनकी संख्या आपको 4 है, ये है अ, ई, उ और री। और उसी तरह से दीर्घ स्वर के बारे में बात करें कि दीर्घ स्वरों की संख्या आपको होती है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या आपको 7 होती है। ये है आ, ई, उ और ए, ऐ, ओ, औ। ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है, आपको स्वर हैं। ठीक है ना, ये आपको क्या है, आपको स्वर हैं, दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वरों के भी आपको 2 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वरों के आपको 2 प्रकार होते हैं, एक मूल दीर्घ स्वर होता है और एक संयुक्त दीर्घ स्वर होता है। ठीक है ना, ये आपको संयुक्त दीर्घ स्वर हुए, और ये सभी के सभी क्या हैं, आपको मूल दीर्घ स्वर हुए। आ, ई, उ क्या है, मूल दीर्घ स्वर हैं, और ए, ऐ, ओ, औ क्या है, संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं, अर्थात जो स्वर पैदा हुए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। और ये स्वर हैं, ये ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ और औ। ए के बारे में बात करें तो अ और ई मिलकर के बना हुआ है आपका ए, अ और ई मिलकर के, अर्थात छोटा ई, अ और ई मिलकर के ए बना हुआ है। ऐ के बारे में बात करें तो अ और ए मिलकर के ऐ बना हुआ है, अ और ए मिलकर के ऐ बना हुआ है, अ और ए मिलकर के ऐ बना हुआ है। ए के बारे में बात करें तो अ और ई मिलकर के ए बना हुआ है। उसी तरह से ओ के बारे में बात करें तो अ और उ मिलकर के ओ बना हुआ है, अ और उ मिलकर के, अ और उ मिलकर के, अर्थात छोटा उ मिलकर के यहाँ पर ओ बना हुआ है। और औ के बारे में बात करें तो अ और ओ मिलकर के औ बना हुआ है। औ वाला जो है ये आपको अस्वर और ओ स्वर मिलकर के औ बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये सभी के सभी स्वर हैं, और स्वरों के मेल से जो आपको नए स्वर पैदा हुए हैं इन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कोई तकलीफ है? यहाँ तक आपको कोई तकलीफ नहीं चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि ये सभी कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। यदि मूल दीर्घ स्वर के बारे में बात करें तो वो होते हैं आपको 3 होते हैं मूल दीर्घ स्वर, आ, ई और उ। आ, ई, उ, आ, ई, उ, अर्थात यहाँ पर सभी क्या है, बड़े वाले हैं, ये सभी क्या है, बड़े वाले हैं। और आ, ई, उ यहाँ पर दीर्घ स्वर हैं, आपको दीर्घ स्वर ये भी हैं, तो ये टोटल आपको 7 होते हैं। ये आपको मूल दीर्घ कहलाते हैं, और ये आपको संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये जो भी संयुक्त स्वर हैं ये आपको स्वरों से मिलकर ही आपको बने हुए हैं। और यहाँ पर बात करें तो ये आपको ह्रस्व स्वर कहलाता है, इनकी संख्या टोटल 4 है, और ये हैं अ, ई, उ और री होते हैं, ये आपको ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या कोई दिक्कत है? 7 और 4 मिलकर के टोटल आपको 11 स्वर होते हैं। अब यहाँ पर एक और भी स्वर आता है, उसका नाम है प्लुत स्वर। ठीक है ना,
एक और भी स्वर आता है, उसका नाम होता है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। तो प्लुत स्वर वो होता है जो खींच करके बोले जाने वाले शब्दों में यूज होता है। जो खींच करके बोले जाने वाले शब्दों, कहने का अर्थ क्या है, राम राम, ठीक है ना, राम राधा, तो ये क्या है, खींच करके बोले जाते हैं। या फिर ओम, इसमें क्या होने वाला है, प्लुत स्वर का आपको इसमें यूज हो रहा है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि अधिकतर जो आपका इनका जो प्रयोग के बारे में बात करें, अधिकतर इनका प्रयोग दूर से किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कोई किसी को बुलाइएगा तो पूरा लंबे समय तक बोला जाता है ना किसी का नाम, तो इसीलिए उसमें क्या होने वाला है, यूज प्लुत स्वर का यूज होता है। या फिर मंत्रों के उच्चारण में, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम करते हैं ना, तो क्या है, उसमें आपको प्लुत स्वर का यूज होने वाला है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। स्वरों के प्रकार के बारे में आप सीख चुके हैं, प्लुत स्वर के बारे में सीख चुके हैं, और आज का सेशन आप लोगों का अच्छा लगा हुआ है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। सभी की सभी चीज़ों आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।